हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। याने ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। यानी जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी हो, ज़रूरी तो नहीं। शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, यूएस के सजदों में असर हो कि ज़रूरी तो नहीं। खामोश गाजीपुरी 50% टैरिफ के साथ माफ़ करेंगे, पर ट्रंप के डिलुलू का सोलुलू तो हमें ही खोजना था। और खोज चीन पर जाकर थमती हुई दिख रही है क्या? नए साझेदारियों की संभावनाएं तो तलाशी जा रही हैं। 7 साल बाद प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है, लेकिन एक पेच भी है, रिस्क तो है। आगे कुआं पीछे खाई, हिंदी चीनी भाई भाई, पर हिस्ट्री में है गुच्ची खाई। और आगे भी राह आसान नहीं दिखती। हमें अपने फौरी हित भी देखने हैं, फौजी इतिहास भी देखना है, और किसी को ये संदेश हरगिज नहीं देना कि हम चीन के भरोसे बैठे हैं। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात आंकड़ों के साथ जानेंगे। चीन से दोस्ती बढ़ाने में रिस्क कौन से हैं और कौन सी लापरवाही चीन को अमेरिका से ज्यादा नुकसानदेह बना सकती है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K and Subharti University. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। बड़ी खबर पर चलने से पहले चलते हैं बिहार। तस्वीरें राजधानी पटना की हैं। लोकेशन कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम, जहां भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। सड़क पर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता जबरदस्ती गेट खोल करके घुस आए थे और अंदर उत्पात मचाने लगे। बाद में बवाल बढ़ा तो पुलिस ने पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ा, फिर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी सड़क से हटाया। बवाल का बैकग्राउंड: दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, जहां मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा ने मंच से प्रधानमंत्री और उनके लिए अपशब्द कहे। वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी हमलावर हुई, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला गया। बीजेपी ने मोहम्मद रिजवी की हरकत को कांग्रेस पार्टी का संस्कार बताया। पलट के कांग्रेस ने मोहम्मद रिजवी को बीजेपी कार्यकर्ता बता दिया। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी, और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। कानूनी डंडा क्या चला? बीजेपी ने शिकायत की, दरभंगा पुलिस ने एक्शन लिया, रिजवी की गिरफ्तारी हुई। पता लगा रिजवी पेशे से ड्राइवर है। पुलिस की शुरुआती जांच में उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली। अब भले कांग्रेस आरोपी से किनारा कर रही है, लेकिन बीजेपी सवाल तो उठा ही रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जवाब भी आया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों के ही अपने अपने दावे हैं और दोनों दल एक दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलवक्त जापान में हैं, लेकिन चर्चा चीन दौरे की ज्यादा है, जहां उन्हें 31 अगस्त को पहुंचना है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग के लिए। इसकी बात आगे करनी ही है। पहले जानते हैं कि ट्रंप की टैरिफ मनमानी के बीच प्रधानमंत्री ने जापान में क्या किया और कहा। सबसे पहले राजधानी टोक्यो में भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया और कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। The world is not just watching India. It is counting on India. JBIC कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है
कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों देशों का लक्ष्य रणनीतिक और ग्लोबल भागीदारी को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री के 2 दिनों के दौरे में जापान के साथ 100 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक आर्थिक फ्रेमवर्क बनाने की भी चर्चा हो सकती है। सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, क्लीन एनर्जी और दवाइयों की सप्लाई पर भी चर्चा संभव है। एआई पर भी नई शुरुआत करने की बात कही जा रही है। अब बात करते हैं चीन की। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार साल 2018 में चीन गए थे, तब भी उन्होंने एससीओ की बैठक में भाग लिया था। अगले साल यानी अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे। फिर 2020 में गलवान संघर्ष हुआ, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। तब से अब तक गंगा और यांगजी में खूब सारा पानी बह चुका है। दोनों देशों ने अपने रिश्ते सुधारने के प्रयास भी किए और अब बैकड्रॉप में है ट्रंप के टैरिफ, जिसकी मुखालफत चीन ने भी की है। ऐसे में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मोदी ट्रंप का ब्रोमांस खत्म हो चुका है। एक सिचुएशनशिप जैसी स्थिति बन गई है, जिसका अगला स्टेप बेंचिंग की ओर जाता हुआ दिख रहा है। नई रिलेशनशिप्स की खोज हो रही हैं और आग दोनों तरफ लगी हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इस मौके पर ओवरथिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत की राहों पर अफसाने 1000 मिलते हैं, संभल कर चलना होता है। इसी क्रम में छोटा सा रिकैप जरूरी है। जब गलवान हुआ था तब देश में चीन विरोधी भावना चरम पर पहुंच गई थी। गली मोहल्लों से लेकर के बड़े बड़े मंचों तक चीनी सामान के बहिष्कार की मांग हो रही थी। न्यूज़ एंकर्स और प्रवक्ताओं को पकड़ना पड़ रहा था कि कहीं बॉर्डर पार न कर जाएं। बात झालरों से आगे निकल गई थी। टिकटॉक और पबजी जैसे ऐप्स भी बैन कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था, कहा था ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है और एक भी जवान की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस टकराव के बाद भारत ने आक्रामक तरीके से चाइना +1 की नीति पर काम करना शुरू किया, यानी पश्चिमी यूरोपीय देशों के सामने खुद को एक क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर पेश किया। कहा कि यहां आकर के आप फैक्ट्रियां खोलिए, यहां आकर के बिजनेस बढ़ाइए। इस बीच चीन के साथ बॉर्डर पर हालात सामान्य करने के भी प्रयास होते रहे, लेकिन चीन की हरकतों की वजह से कड़वाहट बनी रही। इसका चरम दिखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब चीन ने पाकिस्तान को पर्दे के पीछे से मदद पहुंचाई। सीज फायर खत्म होने के बाद खुद भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, मुकाबला चीन से भी था। लेकिन फिर एक बम फूटा, ट्रंप का टैरिफ बम। चीन के ऊपर तो इसका आंकड़ा 145% तक पहुंच गया था। बदले में चीन ने भी अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप को उसके बाद अपने कदम वापस लेने पड़े। फिलवक्त अमेरिका ने चीन पर 30% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन बात यह है कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है कब वो इस आंकड़े को 100 तक ले जाएं। ऐसे में चीन भी आशंकित है और जब उसने ये देखा कि भारत भी ट्रंप के मूड स्विंग्स का शिकार हो रहा है, तो उसने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। और ये दोस्ती का हाथ एक चिट्ठी की शक्ल में आया। 5 महीने पहले मार्च में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने ये चिट्ठी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी थी, जब भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील की बात चल रही थी। तो जिनपिंग ने कहा था कि इससे चीन के हितों को नुकसान होगा और इसी चिट्ठी में जिनपिंग ने दोनों देशों के संबंधों में सुधार की संभावनाएं टटोली थी। कहा था कि इन प्रयासों का नेतृत्व एक बड़ा चीनी अधिकारी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंची, लेकिन जून तक इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जुलाई में सिचुएशन बदलने लगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होती हुई नहीं दिख रही थी। ट्रंप और उनके लठैतों की अपमानजनक बयानबाजी जारी थी। ऐसे में भारत ने चीन को कुछ पॉजिटिव सिग्नल भेजे। सिग्नल्स का असर हुआ और दोनों देशों ने कुछ कदम उठाए। अगस्त आते आते भारत और चीन ने विवाद सुलझाने की कोशिशों को दोगुना करने पर सहमति जताई। दोगुना इसलिए क्योंकि प्रयास पहले से ही हो रहे थे। मसलन अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक से सैनिकों को हटाना शुरू किया था। जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव और
चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच चीन में बैठक हुई थी। भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट सर्विस और कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का भी ऐलान हुआ था। जुलाई 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 साल बाद चीन गए। भारत में चीनी पर्यटकों को वीजा देना भी शुरू किया। जुलाई में ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। चीन के नेताओं ने भारत चीन की पार्टनरशिप को ड्रैगन एलिफेंट टैंगो कहना शुरू कर दिया था, यानी एशिया का डबल इंजन। इन्हीं सब डेवलपमेंट्स के बैकड्रॉप में तैयार हुआ प्रधानमंत्री के दौरे का खाका। बराबर इंटरेस्ट चीन ने भी दिखाया। 19 अगस्त को वहां के विदेश मंत्री भारत आए। चीन के नेताओं और मीडिया ने भारत पर लगाए जा रहे टैरिफ की तीखे शब्दों में आलोचना की। भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने कहा कि चुप्पी या समझौता करने से धौंस जमाने वालों का हौसला बढ़ता है। बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। लेकिन इस नई नई मोहब्बत के रिस्क भी हैं, आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक। हर पहलू पर एक एक करके बात करते हैं। भारत के 2 बड़े व्यापारिक साझेदार अमेरिका और चीन है, इसमें शक नहीं। अमेरिका पहले नंबर पर आता है और चीन दूसरे पर। लेकिन अमेरिका से उलट चीन के साथ व्यापार में भारत को घाटा होता है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह घाटा $100 अरब का रहा, यानी 8.8 लाख करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2014-15 में यह घाटा लगभग आधा था, यानी समय के साथ नुकसान बढ़ा ही है, वो भी तब जब भारत में चीन विरोधी भावनाएं रहीं। ये बात अब पूरी दुनिया मानती है कि चीन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। आंकड़े भी यही कहते हैं। जब इस सदी की शुरुआत हुई थी तब ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 4% थी, जो 2023 में बढ़कर के 15% के करीब पहुंच गई। चीन ने अमेरिका और जर्मनी जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया और बन गया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का डॉन। अर्थशास्त्र के जाने माने प्रोफेसर हैं रिचर्ड बाल्डविन। वो कहते हैं कि जैसे अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, वैसे ही चीन मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। और ये तो सिर्फ मर्चेंडाइज की बात है। अगर ओवरऑल प्रोडक्शन देखें तो चीन कहीं आगे है। 1995 में दुनिया के कुल प्रोडक्शन में चीन की हिस्सेदारी 5% थी, जो 2020 में 35% पहुंच गई। अमेरिका के लिए आंकड़ा 12% का है और भारत की हिस्सेदारी है महज 3%। मतलब समझौते की स्थिति में भारत का बाजार चीन से बने सामानों से पट सकता है। भारत का व्यापार घाटा और बढ़ सकता है। 28 अगस्त को ही ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट और छापी। बताया अमेरिका के पड़ोस में स्थित मेक्सिको चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह ट्रंप है। अमेरिका को खुश करने के लिए ये कदम उठाया जाना है। ये भी कहा गया है कि ऐसा हो सकता है कि और भी देश ऐसा करें, और अगर भारत एकदम खुले तौर पर चीन के पाले में जाता हुआ दिखता है तो ट्रंप को खुश करने में जो खुशामद करने वाले देश हैं उनके, वो भी भारत पर टैरिफ लगा सकते हैं। दिक्कतें तब हमारे लिए और बढ़ सकती हैं। और दूसरे देशों के लिए इन टैरिफ्स का एक और पहलू है चीन की ओवर कैपेसिटी। चीन इस समय डिफ्लेशन से जूझ रहा है। डिफ्लेशन जो है इन्फ्लेशन का उल्टा होता है और उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये खरीदारी पर सीधा असर डालता है। लोगों को लगता है कि अभी क्यों खरीदें, क्योंकि कल या परसों या 2 महीने बाद वो चीज़ तो और सस्ती हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चीज़ें बहुतायत में उपलब्ध होती हैं और जब खरीद नहीं होती तो मार्केट में नया माल लाने का भी इंसेंटिव नहीं होता। इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। तो चीन के सामने इस डिफ्लेशन को टैकल करने का तरीका क्या है? दूसरे देशों के बाजारों में अपना सामान खपाना। इस स्थिति में भी भारत के बाजार चीनी माल से पट सकते हैं। और इन सबसे इतर बात विचारों की भी है। पिछले 3-4 दशक देखें तो भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं। रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है, लेकिन इसके बाद भी दोनों विचार के स्तर पर जुदा हैं। भारत की कोशिश है कि वो खुद को प्राइवेट सेक्टर वाली मजबूत इकॉनमी बनाए, जहां मीडिया फ्री रहे, गवर्नेंस में पारदर्शिता हो, लोकतंत्र से किसी तरह का समझौता ना हो। दूसरी ओर चीन है जहां तानाशाही है। और ये बात तो साफ नहीं हो पाती कि चीन का प्राइवेट सेक्टर सच में प्राइवेट है या कम्युनिस्ट पार्टी ही उसे चलाती है। और दिक्कत सामरिक भी है। भारत जिस पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री कहता है, वहाँ कच्चा और पक्का दोनों तरह का माल चीन भी पहुंचाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरने वाला CPEC कॉरिडोर भी भारत के लिए सिरदर्द है।
चीन खुद भी दूसरों की ज़मीनें हड़पने के मंसूबे पाले हुए है। भारत की तरह जियो और जीने दो के फ़लसफ़े में यकीन नहीं रखता और ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अच्छी रिलेशनशिप में तो तभी चल पाती है जब दोनों पार्टनर सेम पेज पर हों। और इस दिक्कत की एक झलक हाल फिलहाल ही मिली थी जब चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे। वांग यी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी, लेकिन मुलाकात के बाद चीन और भारत के आधिकारिक बयानों में कई मुद्दों पर तीखा अंतर देखा गया। तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी पर चीन के प्रस्तावित बांध को लेकर के भारत ने चिंता जताई, लेकिन चीन के बयान में इस मुद्दे का जिक्र ही नहीं था। यही नदी भारत में ब्रह्मपुत्र कही जाती है। चीन के बयान में कहा गया कि भारत के विदेश मंत्री ने ताइवान को चीन का हिस्सा कहा, लेकिन भारत के बयान में कहा गया कि ताइवान के मुद्दे पर उसकी स्थिति नहीं बदली है। ताइवान के साथ भारत के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। भारत के बयान में कहा गया कि बैठकों के दौरान वांग यी के सामने आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया और उन्होंने सहमति भी जताई कि आतंकवाद से निपटना सबसे ज़रूरी है, लेकिन जब चीन का बयान आया तो उसमें एस जयशंकर और डोभाल से बैठकों के दौरान आतंकवाद के मुद्दे का कोई जिक्र नहीं था। तो इन सब डेवलपमेंट्स के बीच भारत का रुख क्या हो? क्या उसे अमेरिका की जगह, अमेरिका का स्पेस जो भारत ने उसको दिया, क्या वो अब चीन को देने पर विचार करना चाहिए या कोई और रास्ता निकल सकता है? आपके सामने पूरी तस्वीर है। संकट है, लेकिन हर संकट एक अवसर भी होता है। उम्मीद है कि जिम्मेदार लोग जिम्मेदारी भरे कदम उठाएंगे, ऐसे कि जिनसे फौरी राहत तो मिले ही, लंबा सफर भी आसान हो। बड़ी खबर को यहीं विराम, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी देश के सर्वोच्च न्यायालय से आई है। 29 अगस्त को जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। चीफ जस्टिस BR गवई ने दोनों जस्टिस को गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए स्वीकृत सभी 34 पद भर गए हैं। केंद्र सरकार ने 27 अगस्त को दोनों जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। जस्टिस आलोक आराधे अभी तक बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मूल रूप से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से हैं वो। वहीं जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मूलतः गुजरात हाईकोर्ट से आते हैं। जस्टिस पंचोली के भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की संभावना भी है। वो जस्टिस जॉय माल्या बागची के रिटायर होने के बाद 3 अक्टूबर 2031 को चीफ जस्टिस बन सकते हैं और उनका कार्यकाल 27 मई 2032 तक होगा यदि वो चीफ जस्टिस बने तो। दोनों जजों में से जस्टिस पंचोली की नियुक्ति कुछ विवाद में भी रही है। उनके नाम को लेकर कॉलेजियम की एक सदस्य जस्टिस BV नागरत्ना ने असहमति जताई थी। उन्होंने किस बात पर डिसेंट किया था ये सामने नहीं आ पाया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों और सीनियर लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की आलोचना की। कहा कम से कम वजह तो बतानी चाहिए थी। अगली सुर्खी GDP के आंकड़ों से जुड़ी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर के जून 2025 में भारत की GDP ग्रोथ 7.8% रही है। ये ग्रोथ इसलिए भी अच्छी मानी जा रही है क्योंकि RBI ने पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान लगाया था। पिछली 5 तिमाही में ये सबसे ज़्यादा GDP ग्रोथ रेट है। पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 6.5% थी, तो इस लिहाज से इस बार आए आंकड़े काफ़ी बेहतर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ओर से जारी आंकड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ के बीच आए हैं। आगे नज़र इस बात पर रहेगी कि ट्रंप के मूड स्विंगी संकट के बाद ये आंकड़े किस गली जाकर के थमते हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।